ये ओप्पो। हाँ बेटा, ओप्पो अपना नाम लिखो, OPPO A37FW। ओप्पो नाम लिखो बेटा, यहाँ पे क्या नाम है अटेंडेंस के लिए? OPPO A37FW। ज्योति सर, OPP सृष्टि गोयल। अच्छा सृष्टि है, सृष्टि गोयल, सृष्टि गोयल। ज्योति सेन, तस्लीम, साक्षी यादव, तस्लीम, तस्लीम। हाँ बेटा, अपन नया पेपर शुरू करेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। अभी आ जाए दो, प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, ये वाला पेपर शुरू करेंगे हम, प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। कौन कौन आ गया? कोमल वर्मा, मनीषा कुमारी, ज्योति मीणा, साक्षी यादव, अस्मिता महावर, अनीता जंगीर, ज्योति मीणा, प्रतिभा शर्मा, सृष्टि गोयल, पिंकी चौधरी, साक्षी पिपलीवाल, ऋषिता कलाल, ज्योति सेन, सृष्टि गोयल, पिंकी चौधरी। देखते हैं अभी 5 मिनट में और आते हैं क्या, कि अभी तक 14 जने आए, 13 जने। हाँ, तस्लीम भी आ गई, तस्लीम, तस्लीम 15 हो गए अब, तस्लीम। हाँ बेटा, अभी तक 14 जने आए हैं, देख लेते हैं अभी 1 मिनट। ये तो अपन स्टार्ट करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी में, जो आपके कोर्स में है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी, सिंपल टॉपिक है मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन, तो सबसे पहले हिंदी में मैं बोल रही हूँ, हिंदी में लेते हैं कि पादप अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए बाह्य वातावरण से अनेक तत्वों व पदार्थों को ग्रहण करते हैं। इन पदार्थों की आपूर्ति को पोषण या न्यूट्रिशन कहते हैं। यदि प्लांट में, पादप में कार्बनिक तथा अकार्बनिक दोनों प्रकार के पदार्थों की आपूर्ति बाह्य वातावरण से हो, तब इन्हें परपोषित कहते हैं, हेट्रोट्रॉफिक कहते हैं। क्या कहते हैं? परपोषित कहते हैं, हेट्रोट्रॉफिक कहते हैं। 1 मिनट, निकिता और आ गई हैं, निकिता, अंजना और विभू। निकिता, अंजना, निकिता, अंजना और विवो। विवो 1820 अपना नाम लिखेंगी। तुम्हें क्या बताया मैंने कि यदि पादप में कार्बनिक तथा अकार्बनिक दोनों प्रकार के पदार्थों की आपूर्ति बाह्य वातावरण से हो, तब इन्हें परपोषित कहते हैं, हेट्रोट्रॉफिक कहते हैं। तथा केवल कार्बनिक पदार्थों यूनिट कौन सी है की आवश्यकता हो तो इन्हें स्वपोषी कहते हैं। हाँ बोलो बेटा, क्या कहना चाह रहे हो? बोलो एक बार। यूनिट कौन सी है? यूनिट फर्स्ट ही है बेटा। कौन बोल रहे हैं?
यूनिट फर्स्ट है, कौन बोल रहे हैं? नाम बताओ जब। हाँ अनीता। अनीता बेटा यूनिट फर्स्ट है प्लांट फिजियोलॉजी में, और विवो 1820, इसका नाम लिखो विवो 1820, इसमें अटेंडेंस के लिए नाम लिखो बेटा विवो 1820। ठीक है अनीता, फर्स्ट है प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, वापस से बोलती हूँ, यदि पादप अकार्बनिक पदार्थों की, यदि पादपों को केवल अकार्बनिक पदार्थों की आपूर्ति की आवश्यकता हो तो इन्हें स्वपोषी कहते हैं। मतलब हेट्रोट्रॉफिक किसे कहते हैं? यदि पादप में ऑर्गेनिक तथा इनऑर्गेनिक दोनों प्रकार के पदार्थों की आपूर्ति बाह्य वातावरण से हो तब इन्हें परपोषित हेट्रोट्रॉफिक कहते हैं, तथा केवल अकार्बनिक पदार्थों की आपूर्ति की आवश्यकता हो तो इन्हें स्वपोषी ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। तो स्वपोषी अकार्बनिक इनऑर्गेनिक पदार्थों से क्लोरोफिल की सहायता से कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण कर लेते हैं। हरे पादप स्वपोषी होते हैं, इन्हें केवल अकार्बनिक तत्वों की आवश्यकता होती है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अतिरिक्त सभी तत्व मृदा में उपस्थित खनिजों से प्राप्त होते हैं, इसलिए इनके पोषण को खनिज पोषण कहते हैं, मिनरल न्यूट्रिशन कहते हैं। तो अपन पढ़ेंगे एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स, किसके बारे में? आवश्यक तथा अनावश्यक तत्व, आवश्यक अथवा अनावश्यक तत्वों के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो इंग्लिश में बोल दूंगी, पादप शरीर में पाए जाने वाले सभी तत्व पादप की वृद्धि तथा जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए आवश्यक नहीं होते हैं, आवश्यक नहीं होते हैं। एक बार रुचि कुमारी मीणा भी आई हैं, इनको एडमिट कर देते हैं। रुचि, वह तत्व जिनकी अनुपस्थिति में पादप अपना जीवन चक्र पूरा ना कर सके अथवा सामान्य वृद्धि करने में सक्षम नहीं हो, आवश्यक तत्व कहलाते हैं। तो व्हाट आर एसेंशियल एलिमेंट्स? आवश्यक तत्व किसे कहते हैं? ऐसे तत्व या वे तत्व जिनकी अनुपस्थिति में प्लांट अपना जीवन चक्र लाइफ साइकिल पूरा ना कर सके अथवा सामान्य वृद्धि करने में सक्षम नहीं हो, तो ऐसे तत्व एसेंशियल एलिमेंट्स आवश्यक तत्व कहलाते हैं, और शेष सभी अनावश्यक तत्व कहलाते हैं, नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स कहलाते हैं। कोई तत्व एसेंशियल आवश्यक तभी होता है जब वह तत्व पादप वृद्धि तथा जीवन चक्र पूरा करने के लिए आवश्यक होता है। मतलब एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं? मतलब ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे तत्व होते हैं जो पादप की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। तो इनकी अनुपस्थिति में पादप अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाता है। मतलब एसेंशियल एलिमेंट्स ऐसे तत्व होते हैं जो किसी भी प्लांट की वृद्धि तथा जीवन चक्र पूरा करने के लिए आवश्यक होते हैं, और वह तत्व दूसरे तत्व द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता तथा उस तत्व का प्रभाव दूसरे तत्व के साथ अनोन्य क्रिया के कारण नहीं होता, बल्कि वह सीधे ही उपापचयी क्रियाओं में प्रयुक्त होता है। तो निकोल्स ने या निकोलास ने आवश्यक तत्व के स्थान पर क्रियाशील तत्व शब्द का प्रयोग किया। बेटा एक फिजियोलॉजिस्ट थे, फिजियोलॉजिस्ट का नाम क्या है? निकोल्स है या निकोलस है। निकोलस ने बताया कि जो आवश्यक तत्व हैं, मतलब एसेंशियल एलिमेंट्स के स्थान पर निकोलस ने फंक्शनल एलिमेंट्स शब्द का प्रयोग किया। तो निकोल्स के अनुसार वह सभी तत्व जो पादप की उपापचयी क्रियाओं में भाग लेते हैं, चाहे उसकी आवश्यकता स्थापित न हो सकी हो, क्रियाशील तत्व कहलाते हैं। तो फंक्शनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं बेटा? क्रियाशील तत्व। तो निकोल्स के अनुसार वह सभी तत्व जो किसी प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में भाग लेते हैं, उन सभी तत्वों को क्रियाशील तत्व कहते हैं। मतलब क्या कहते हैं? फंक्शनल एलिमेंट्स कहते हैं।
तो कुल 16 तत्वों को आवश्यक तत्वों की श्रेणी में रखा गया है। 16 तत्व ऐसे हैं, 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि एसेंशियल एलिमेंट्स कहलाते हैं। इनमें से 10 तत्वों, 10 एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम तथा आयरन की पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। तो इन्हें मुख्य तत्व अथवा गुरु आवश्यक तत्व कहते हैं। तो मेजर एलिमेंट्स और मैक्रो एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं बेटा? मेजर एलिमेंट्स और मैक्रो एसेंशियल एलिमेंट्स, एक है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड आयरन। तो शेष 6 तत्वों बोरोन, मैंगनीज, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम तथा क्लोरीन की पादप को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें सूक्ष्म आवश्यक तत्व, माइनर एलिमेंट्स और ट्रेस एलिमेंट्स कहते हैं। तो इंग्लिश में बता रही हूँ, मिनरल न्यूट्रिशन, several types of living organisms need various types of substances for their proper growth and life cycle, which is supplied to them from outside. The supply of substances from outside is called as nutrition. So living organisms can be categorized into two groups on the basis of nutrition, heterotrophic and autotrophic. मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, हेटरोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक। व्हाट आर हेटरोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स? तो हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स get the supply of organic as well as inorganic substances from outside. मतलब heterotrophic organisms get the supply of organic as well as inorganic substances from outside, whereas in autotrophic organisms, inorganic substances are supplied from outside and the organic substances are synthesized by themselves. तो autotrophic organisms ऐसे organisms होते हैं जिनमें की inorganic substances are supplied from outside, whereas the organic substances are synthesized by themselves. So all the aquatic and land plants, photosynthetic bacteria and chemoautotrophic bacteria are included in this category. So what is mineral nutrition? The study of absorption and assimilation by the plants and their importance for them is called as mineral nutrition. So plants mostly take up mineral elements from outside in the form of inorganic ions. These mineral elements are absorbed to the plant root system and get assimilated. Thus, mineral elements enter the biosphere through root system. Now, I will talk about what are the essential elements and what are the non-essential elements. जैसे कि बेटा आपको बताया था कि अपने जो तत्व हैं, कौन कौन से तत्व हैं, मतलब जो मेजर एलिमेंट्स और मैक्रो एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, मतलब फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, phosphorus, potassium, magnesium, calcium, and iron are the major elements or macro essential elements, whereas boron, manganese, zinc, copper, molybdenum, and chlorine are the minor elements or trace elements. क्यों कहते हैं इनको? Because इन तत्वों की प्लांट्स को कम आवश्यकता होती है, तो इन तत्वों के अतिरिक्त कुछ पौधों में कुछ अन्य तत्व भी आवश्यक ना होते हुए भी वृद्धि में लाभदायक होते हैं, इन्हें लाभदायक तत्व कहते हैं। कुछ बेनिफिशियल एलिमेंट्स भी होते हैं बेटा, जैसे कि सोडियम है, लाभदायक तत्व है, कोबाल्ट है, लाभदायक तत्व है, सिलिकॉन है तथा गैलियम है। अब
अपन पढ़ेंगे जनरल रोल ऑफ द एलिमेंट्स इन प्लांट्स। पौधों में खनिज तत्वों के सामान्य कार्य क्या क्या होते हैं। अपन देखते हैं मिनरल्स एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स आर फाउंड इन द प्लांट्स। तो व्हाट इज द रोल ऑफ द मिनरल एलिमेंट्स इन द प्लांट्स। तो पौधों में खनिज तत्वों द्वारा निम्न प्रकार के सामान्य कार्य संपन्न किए जाते हैं। पहला है कंपोनेंट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। अपन बात करते हैं पादप शरीर के घटक। तो कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन कोशिका भित्ति तथा प्रोटोप्लाज्म के प्रमुख घटक होते हैं। मतलब कार्बन है, हाइड्रोजन है तथा ऑक्सीजन सेल वॉल तथा प्रोटोप्लाज्म के प्रमुख कंपोनेंट्स होते हैं। सेकंड है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, लिग्निन तथा सेल्यूलोज इन्हीं से निर्मित होते हैं। इसके अलावा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन के साथ अमीनो एसिड्स तथा न्यूक्लिक एसिड्स का निर्माण करते हैं। कैल्शियम कोशिका भित्तियों के मध्य उपस्थित मध्य पटलिका तथा मैग्नीशियम क्लोरोफिल का प्रमुख घटक होता है। तो अब अपन बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरणी दाब। कोशिका रस का परासरणी दाब खनिज लवणों व कार्बनिक अम्लों की सांद्रता के कारण होता है। परासरणी दाब ऑस्मोटिक प्रेशर के फलस्वरूप कोशिकाएं जल अवशोषित कर स्फीत बनी रहती हैं, जिसके फलस्वरूप वृद्धि होती है। नेक्स्ट है ऑक्सीडो रिडक्शन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन वाहक। कुछ तत्व इलेक्ट्रॉन दाता, इलेक्ट्रॉन डोनर व कुछ तत्व इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के रूप में कार्य करते हैं। अर्थात रासायनिक अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण व अपचयन का कार्य करते हैं, जैसे कि आयरन तथा कॉपर। कैटलिस्ट अवय उत्प्रेरक। कुछ एंजाइम्स की सक्रियता में तत्वों का विशेष योगदान होता है। ये तत्व सहकारक अथवा सक्रियक का कार्य करते हैं, जैसे कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, आयरन एक्सेट्रा। अब अपन बात करते हैं मेन है बेटा, जैसे कि मेजर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। एक है आपका फास्फोरस। फास्फोरस के फंक्शंस क्या क्या हैं। तो यह है न्यूक्लिक एसिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, शर्करा, फॉस्फेट एवं न्यूक्लियोप्रोटीन का प्रमुख घटक है। फास्फोरस कोएंजाइम जैसे एनडीए, एनएडीपी आदि तथा एडीपी तथा एटीपी का भी मुख्य घटक है। और न्यूक्लिक एसिड कोशिका के उपापचय को नियंत्रित करते हैं। फॉस्फोलिपिड्स कोशिका कला के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं बेटा, phosphorus की। तो what is the source of phosphorus? It is available in the form of soluble phosphates in soil. And now what are the functions of phosphorus? The first function है this is found, मतलब phosphorus is found in abundance in seed, fruit and other storage organs. It is also found in meristematic cells during the period of rapid growth. तो फास्फोरस कहाँ पाया जाता है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स में भी मिलता है जब प्लांट की वृद्धि तेजी से होती है। और फास्फोरस अबंडेंट क्वांटिटी में, अत्यधिक मात्रा में सीड में, बीज में, फल में भी उपस्थित होता है। सेकंड है फास्फोरस इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल्स। इट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फास्फोरस प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य घटक है। Phosphorus is the main component of plasma membrane, membranes of cell organelles occurring as phospholipids in nucleic acids, coenzymes, nucleoproteins, ATP, NAD, NADP, etc. Phosphorus is very important in metabolic reactions related to energy, oxidation, reduction reaction, respiration, etc., and participates as ATP or is released. अंजू शर्मा, अब आइए अंजू शर्मा की एक बार अटेंडेंस लगाते हैं। अंजू शर्मा, ठीक है बेटा।
तो फॉस्फोरस के बारे में बात कर रहे हैं। इट हैज रोल इन एक्टिवेशन ऑफ मैनी एंजाइम्स। फॉस्फोरस क्या करता है, ये बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देता है। एंड फॉस्फोरस इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स एंड मैनी अदर प्रोडक्ट्स। फॉस्फोरस प्रोटीन्स के संश्लेषण के लिए भी आवश्यक होता है। इट हेल्प्स मींस फॉस्फोरस हेल्प्स in the translocation of carbohydrates and assist in fruit ripening and root growth। तो बेटा अपन देखते हैं ऑक्सीकरण अपचयन क्रियाओं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, रेस्पिरेशन श्वसन तथा वसा संश्लेषण आदि में भी फॉस्फोरस भाग लेता है। तो अपन देखते हैं एटीपी कोशिका के फॉस्फोराइलेशन में, फॉस्फोरिलीकरण में भाग लेती है और फॉस्फोलिपिड्स कोशिका कला के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। तो चूंकि तरुण कोशिकाएं उपापचय की दृष्टि से अधिक सक्रिय होती हैं, इसलिए फॉस्फोरस की अधिकतम मात्रा विभज्योतक फलों व बीजों में संग्रहित होती है। तो बेटा जो फॉस्फोरस है वो कहाँ पाया जाता है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स में, विभज्योतक में, फलों में, फ्रूट्स में व बीजों में फॉस्फोरस पाया जाता है। और ये फॉस्फोरस जो कि फलों में, बीजों में, मेरिस्टम, विभज्योतक में पाया जाता है, वो अत्यधिक सक्रिय होता है। ठीक है, अब ये बताओ बेटा, आपकी सेकंड क्लास भी मेरे साथ ही है ना, वो दिखा रहा है टाइम टेबल? यस मैम। है ना बेटा? तो आप लोगों को 1:40 तक तो ही चलेगा, फिर वापस ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने 1 घंटे की क्लास दी थी, है ना? फिर वापस आप लोग ज्वाइन करना 1:40 पे। अच्छा ये बताओ, आप सभी के पास बुक है जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री? यस मैम। है? अच्छा ठीक है। इंग्लिश मीडियम की किसके पास है सभी के पास इंग्लिश मीडियम में? कौन सी है बेटा? आरबीडी है, सीबीएच है? मैम नहीं है हमारे पास। नहीं है? कौन बोल रही है? रिशिता की आवाज दिखे? रिशिता मैम कलाल? सीबीएच है, सीबीएच है हमारे पास। अच्छा रिशिता कलाल इंग्लिश में सीबीएच है? इंग्लिश में नो सीबीएच है? मैम, मैं अनीता, मैं हूँ अनीता, मेरे पास सीबीएच है हिंदी मीडियम। मैम हिंदी सिर्फ मीडियम? है ना पास कोर्स वालों के पास ही है, बिकॉज है ना वो घर पे रहते हैं। जो बीएड वाले हॉस्टल से आ गए उनकी बुक्स हॉस्टल में ही रह गई है। अच्छा हॉस्टल से आ गए, तो आप लोग हॉस्टल में ही हो ना अभी? तो नहीं मैम, हम तो विंटर वेकेशन में आए थे तो फिर हमको बुलाया ही नहीं उन्होंने। अच्छा हमारी बेटा, तो बुक्स आप हॉस्टल लोगों में के ही पास है। अभी अच्छा बुक्स इसलिए बता रहे हो कि वही रह गई हॉस्टल में आपकी बुक्स, है ना? हाँ पासपोर्ट के पास है, हॉस्टलर्स के पास हॉस्टल में रह गई। अच्छा बेटा, तो पूजा कुमार के हॉस्टल नहीं, पूजा कौन, साक्षी यादव हॉस्टल है ना? तो ठीक है, मैं पीडीएफ बना के जब तक भेज दूंगी आपको पीडीएफ, क्योंकि मेरे पास सीबीएच की है, उसमें से पीडीएफ बना के जब तक भेज दूंगी, ठीक है ना? हाँ मैम, हाँ मैम। ओके बेटा, मैम आप भेज देना, है ना? तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ फास्फोरस ले लेते हैं पहले, कि फास्फोरस की न्यूनता के लक्षण क्या हैं। तो फास्फोरस न्यूनता के कारण मूल व प्ररोह शीर्ष की वृद्धि रुक जाती है, जिसके फलस्वरूप पादप स्तंभित या स्टंटेड रह जाते हैं। मतलब अगर बेटा किसी भी प्लांट में फास्फोरस की डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है, तो मूल शीर्ष व प्ररोह शीर्ष की जो ग्रोथ है, वृद्धि रुक जाती है, और जो प्लांट है वो स्टंटेड रह जाता है। इसी प्रकार एंथोसाइनिन वर्णक प्रकट हो जाते हैं। एक पिगमेंट है जिसको कि एंथोसाइनिन कहते हैं। जब फास्फोरस की कमी होती है, न्यूनता होती है, डेफिशिएंसी होती है, तो एंथोसाइनिन वर्णक पिगमेंट्स प्रकट हो जाते हैं तथा पत्तियां परिपक्व होने से पूर्व ही झड़कर गिरने लगती हैं। पत्तियां क्लोरोसिस दर्शाती हैं, हरिमाहीनता दर्शाती हैं। जैसे किसी भी प्लांट में यदि फास्फोरस की डेफिशिएंसी है, फास्फोरस की कमी है, तो जो लीव्स हैं दे बिकम पेल येलो एंड द लीव्स शो क्लोरोसिस। पत्तियां हरिमाहीनता दर्शाती हैं, जो पहले पुरानी पत्तियों में प्रकट होती हैं, और हरिमाहीनता धब्बों के रूप में दिखाई देती है। कई बार हरिमाहीनता के बजाय पत्तियां गहरी हरी, डार्क ग्रीन या नीली हरी भी दिखाई देने लगती है। अत्यधिक फास्फोरस न्यूनता में
पत्तियों तथा फलों में ऊतक क्षय क्षेत्र प्रकट हो जाते हैं, पार्श्व कलिकाओं की प्रसुप्तता बढ़ जाती है, जिससे कम शाखाओं का निर्माण होता है। तो मैं क्या बता रही हूँ आपको, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ फास्फोरस। तो जब भी किसी प्लांट में फास्फोरस की कमी होती है तो क्या क्या डेफिशिएंसी सिम्टम्स है? तो मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शंस especially related to energy are directly or indirectly affected by the deficiency of phosphorus। मतलब अगर फास्फोरस की डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है, तो मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर अफेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड द प्लांट अपीयर्स स्टंटेड। प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है एंड द यंग लीव्स फॉर्म्ड आर डार्क ब्लूइश ग्रीन or sometimes reddish bluish and the growth stops, the cambium becomes inactive। अगर फास्फोरस की कमी होती है तो जो कैम्बियम है वो भी इनएक्टिव हो जाती है, असक्रिय हो जाती है। the cambium becomes inactive and the leaves, petiole and fruits develop patches of dead tissues after necrosis due to hampered growth and the dormancy is increased। मतलब अगर किसी भी प्लांट में फास्फोरस की डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है, तो डॉर्मेंसी, प्रसुप्त अवस्था बढ़ जाती है, डॉर्मेंसी इज इंक्रीज्ड। सो फास्फोरस इज रैपिडली ट्रांसलोकेटेड इन प्लांट्स similar to nitrogen, therefore the deficiency symptoms first appear in mature and fully expanded leaves। फास्फोरस की कमी के सिम्टम्स पहले तो परिपक्व पत्तियों में दिखाई देते हैं, उसके बाद फुल्ली एक्सपेंडेड लीव्स में दिखाई देते हैं। द सिम्टम्स, deficiency symptoms of phosphorus appear in mature and fully expanded leaves। The leaves turn yellow and dry soon, leading to premature leaf fall। जो पत्तियां हैं they turn yellow, पत्तियां पीली पड़ जाती है, क्लोरोसिस हो जाता है और पत्तियां जल्दी ही सूख के नीचे गिर जाती हैं। तो फास्फोरस की जो डेफिशिएंसी है, ये इसके सिम्टम्स के बारे में बताया। एंड टिलरिंग इज आल्सो रिड्यूस्ड इन द सीरियल्स। अगर फास्फोरस की डेफिशिएंसी होती है तो सीरियल्स में टिलरिंग की कमी हो जाती है। तो जैसे बताया, कैम्बियम की सक्रियता कम हो जाती है। यदि किसी भी पादप में, प्लांट में फास्फोरस की डेफिशिएंसी होती है तो कैम्बियम की सक्रियता कम हो जाती है तथा संवहन ऊतकों का विकास या निर्माण कम हो जाता है। नेक्स्ट है जाइलम, वाहिकाओं की भित्तियां पतली हो जाती हैं और यदि किसी भी पादप में फास्फोरस की कमी होती है तो प्रोटीन संश्लेषण दर कम हो जाती है। मतलब प्लांट में यदि फास्फोरस की कमी होती है तो प्रोटीन सिंथेसिस की जो रेट है वो भी डिक्रीज हो जाती है, प्रोटीन संश्लेषण दर कम हो जाती है, जिसके फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट तथा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों का संचयन होता है। तो ये थे फास्फोरस के डेफिशिएंसी सिम्टम्स। ठीक है, तो अब अपन बात करेंगे इसे, फास्फोरस है और नेक्स्ट क्लास में अपन ले लेंगे पोटेशियम। पोटेशियम का, ठीक है, तो सोर्स के बारे में बात करेंगे ऑफ पोटेशियम। तो दीज आर द मेजर मैक्रो एलिमेंट्स। तो क्वेश्चन क्या आता है बेटा, डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट द डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ फास्फोरस। और जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, कि जैसे कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिनरल न्यूट्रिशन। एक क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिनरल न्यूट्रिशन, राइट फंक्शंस ऑफ सम इम्पोर्टेंट मिनरल न्यूट्रिएंट्स। कुछ इम्पोर्टेंट मिनरल न्यूट्रिएंट्स के कार्यों के बारे में लिखें या उनके डेफिशिएंसी सिम्टम्स के बारे में लिखें। तो इसका अपन जिक्र कर रहे हैं। पहला अपन ने क्या देखा, पोटेशियम। तो क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिनरल न्यूट्रिशन, राइट फंक्शंस ऑफ सम इम्पोर्टेंट मिनरल न्यूट्रिएंट्स। सेकंड क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने बताया, write about the functions and deficiency symptoms of the mineral elements like phosphorus, boron, potassium, magnesium, molybdenum। तो इसके अपन डेफिशिएंसी सिम्टम्स भी पढ़ेंगे
और फंक्शंस भी पढ़ेंगे। तो ये मेजर सिम्टम्स और मेजर डेफिशिएंसी सिम्टम्स और मेजर फंक्शंस आते हैं। मतलब अपन को क्या करना है, फंक्शंस करने और उनके डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स करने, और यही क्वेश्चन इसमें बनते हैं। मतलब व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स, व्हाट आर मेटाबॉलिक एलिमेंट्स, ठीक है। मतलब कैल्शियम है, आयरन है, बोरोन है, मैग्नीशियम है, मोलिब्डेनम है, इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या है और इसके फंक्शंस क्या हैं, कार्य क्या हैं, ये इस पे मेजर क्वेश्चन बनता है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो अभी बजे 1:38। अब बताओ किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है? कोई भी जना कोई बताओ। मेजर क्वेश्चन कौन सा बताया आपने? मैम थोड़ा बेटा एक मेजर क्वेश्चन तो बताया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन से, खनिज पोषण से आप क्या समझते हैं, और राइट द फंक्शंस ऑफ सम इंपॉर्टेंट मिनरल एलिमेंट्स। कुछ मिनरल एलिमेंट्स के कार्यों के बारे में विस्तृत व्याख्या कीजिए, ये है बेटा। और एक आएगा आपके राइट अबाउट द फंक्शंस and deficiency symptoms of the mineral elements like molybdenum, boron, iron, calcium। मतलब कुछ मिनरल एलिमेंट्स के कार्य व डेफिशिएंसी सिम्टम्स, न्यूनता के लक्षण के बारे में विस्तृत व्याख्या कीजिए, जैसे कि कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, मोलिब्डेनम है, बोरोन है। तो ये क्वेश्चन इसमें बनते हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, और ये सबसे इजी टॉपिक है, इसलिए मैंने सबसे पहले लिया है, क्योंकि मिनरल न्यूट्रिएंट्स में और कोई क्वेश्चन नहीं बनते। एक तो मैक्रो एलिमेंट्स किसे कहते हैं और माइनर एलिमेंट्स किसे कहते हैं, हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, ये सब शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। और वैसे है आपके मेजर एलिमेंट्स, व्हाट आर मैक्रो एलिमेंट्स, व्हिच आर मैक्रो एलिमेंट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन इफेक्ट ड्यू टू द हैवी मेटल्स, नेम एनी डिजीजेस कॉज्ड बाय मिनरल डेफिशिएंसी। जब मिनरल डेफिशिएंसी होती है मतलब तो कौन कौन से ऐसे डिजीजेस के नाम लिखिए, बीमारियों के नाम लिखिए। तो बेटा एक बार आप लोग वापस से ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये मीटिंग अच्छा ये अब खत्म हो जाएगी तो अपन वापस से ज्वाइन कर लेंगे। अभी तो इसको मैं कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है ना बेटा। अब आगे करते हैं अपन पोटेशियम। पोटेशियम की सबसे पहले मैं बात करूंगी स्रोत क्या है। तो यह मृदा से, मतलब पोटेशियम मृदा से पोटेशियम आयंस के रूप में अवशोषित किया जाता है। पोटेशियम मृदा में पोटाश, फेल्सपार, माइका तथा ग्लाइकोनाइट के मैम रूप थोड़ा स्लो पढ़ाओ ना। क्या बेटा क्या बोल रहे हो आप? हाँ पोटेशियम, स्लो पढ़ाओ मैम। अच्छा बेटा स्लो पढ़ाते हैं आप लोग। हाँ पोटेशियम मृदा में पोटाश, फेल्सपार, माइका तथा ग्लाइकोनाइट के रूप में पाया जाता है, जो धीरे धीरे घुलनशील अवस्था में परिवर्तित होता रहता है। तो किसकी बात कर रहे हैं अपन? पोटेशियम की बात कर रहे हैं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द सोर्स ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम का सोर्स क्या है? तो पोटेशियम इज प्रेजेंट इन सॉइल as soluble salts formed by weathering of various rocks. Potassium is present in soil as soluble and exchangeable state. The plant need more of potassium, although it is not a component of any macromolecule. Potassium is easily available to the plants. अब पोटेशियम के फंक्शंस के बारे में मैं जिक्र करती हूँ बिल्कुल धीरे धीरे, ठीक है। तो पोटेशियम पौधों में संरचनात्मक कार्बनिक पदार्थों के निर्माण में भाग नहीं लेता है। पोटेशियम कोशिका रस, सेल सैप तथा साइटोप्लाज्म में घुलनशील अवस्था में रहता है। पोटेशियम कहाँ पाया जाता है बेटा? पोटेशियम कोशिका रस, सेल सैप तथा कोशिका
तथा साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य में घुलनशील अवस्था में रहता है तथा इसका परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से हो जाता है। तो पोटेशियम जो है इसकी चर्चा चल रही है, उसके कार्य है। तो पोटेशियम मूल शीर्ष, प्ररोह शीर्ष, कलिकाओं, विभज्योतकी क्षेत्रों आदि में पोटेशियम प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। तो पोटेशियम बेटा कहाँ कहाँ पाया जाता है? एक तो रूट एपेक्स में, एक है स्टेम एपेक्स में, प्ररोह शीर्ष में, बड्स में, मेरिस्टेमेटिक रीजन्स में पोटेशियम पाया जाता है, उपस्थित होता है। परंतु सीड्स में, बीजों में इसका अभाव होता है। पोटेशियम कोशिकाओं ऋण आयन, एनायन न्यूट्रलाइजेशन, कला अभिगमन, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, परासरण विभव, ऑस्मोटिक पोटेंशियल तथा एंजाइम एक्टिवेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पोटेशियम का रोल क्या है बेटा? पोटेशियम कोशिकाओं ऋण आयन, उदासीनीकरण मतलब एनायन न्यूट्रलाइजेशन, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोटिक पोटेंशियल तथा एंजाइम एक्टिवेशन में भूमिका निभाता है। और पोटेशियम लगभग 40 एंजाइम्स का सक्रियक है। तो अपन देखते हैं इंग्लिश में, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम के कार्य क्या है? इट इज, पोटेशियम इज नॉट a structural element, therefore does not form part of any macromolecule. It is abundant in rapidly dividing meristematic cells such as in shoot apex, root apex, cambium, young leaves, developing vegetative and floral buds. Potassium is important for balanced growth and development. अब मैं मेन पॉइंट बताती हूँ बेटा इसी के। मैंने क्या बोला? पोटेशियम इज फाउंड इन अबंडेंट क्वांटिटी इन शूट एपेक्स में और रूट एपेक्स में व कैम्बियम में पोटेशियम प्रचुर मात्रा में अबंडेंट क्वांटिटी में पाया जाता है। इवन